कि बहुत कठिन काम है, इतना आसान नहीं है, इस बात का तो एहसास मुझे है ही। लेकिन जब मैं ऐसे शहर के सो कॉल्ड प्रबुद्ध लोगों से मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि ये काम क्यों इतना कठिन है, क्योंकि ये प्रबुद्ध लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी उसी में शामिल हैं। आप अपने आप को प्रबुद्ध, जानकार, समझदार बता रहे हैं और आपका इग्नोरेंस गांव में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा है। 5000 गांव में रहने के बाद, जाने के बाद पैदल, मेरा अपना अनुभव है कि हर जिले में जहां भी हम जाते हैं और लोग जो सवाल पूछते हैं, कोई अभी तक आपने ऐसा सवाल नहीं पूछा जिसका जवाब पिछले 2 वर्ष में कम से कम 10 बार हमने न दिया हो, वीडियो पर, यूट्यूब पर, पत्रकार वार्ता में या सभाओं में। आप उसको नहीं देखे हैं, जाने हैं, उसको एग्जामिन नहीं किए, आपका दोष नहीं है। लेकिन बिहार के प्रबुद्ध लोगों के लिए ही बहुत सैकड़ों साल पहले ग्रीस के एक बड़े दार्शनिक प्लेटो ने एक बात कही थी, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप लोकतंत्र में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो बिहार की दुर्दशा इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जाति है कि धर्म है कि नेता लूट लिया। पूरे देश में कहीं ऐसा राज्य नहीं है, कोई राज्य नहीं जहां जाति नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां नेता और पार्टी भ्रष्ट नहीं है। लेकिन जितनी दुर्दशा बिहार की है, इतनी दुर्दशा किसी राज्य की नहीं। और उसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ का जो समाज है, जो समाज में अपने आप को अच्छा बेहतर समझने वाले लोग मानते हैं, उन्होंने पिछले 30-40 वर्षों में परिस्थितिवश या स्वयं से अपने आप को राजनीति से किनारे कर लिया। अरे भैया ये तो बहुत गंदा, हम इसमें क्यों नहीं। राजनीति से किनारे करने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति चुनावी राजनीति में आ जाए। राजनीति से लोकतंत्र में जागरूक नहीं रहने का मतलब ये है कि आपको ये पता भी नहीं है कि जनसुराज में क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं कि गांव तक, जमीन तक बात नहीं पहुंचा है। जमीन तक बात पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। बिहार में 5 करोड़ लोग हर महीने यूट्यूब और फेसबुक देखते हैं। अगर 5 करोड़ में आधा आदमी भी जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर बताया जा रहा है उसको देखकर, समझकर जागरूक हो जाए तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए उतना ही आदमी काफी। आप पूर्णिया में बैठे रोज 4 घंटा न्यूज देख रहे हैं और आपने जो सवाल किया हम उसका जवाब अभी देंगे, लेकिन आपने कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिसका जवाब हमने पहले से नहीं किया। ये दिखाता है कि राजनीति में आप कितने मानसिक तौर पर सक्रिय हैं। तो जब आप खुद नहीं अपने राज्य में होने वाले प्रयास के बारे में, सही या गलत, समझिए जनसुराज गलत ही है, तो भी आपने अपने बौद्धिक क्षमता पर जोर नहीं दिया कि इस चीज को समझे, देखे, एग्जामिन करें और इस पर कुछ क्रिटिकल बात कहें। सामान्य बात लोग कह रहे हैं, भाई इस पर भरोसा क्यों करें, बात तो ठीक है। जनसुराज पर क्यों भरोसा करें, ये सवाल ठीक है। जनसुराज पर क्यों भरोसा करें, बिल्कुल हम कह रहे भैया बिल्कुल मत करो। जनसुराज पर क्यों भरोसा करो। कोई आदमी यहाँ खड़ा होगा और आप सवाल देखिए, आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, भैया आप पर भरोसा क्यों करें, आप ठगिएगा तो नहीं। अगर हमको आपको ठगना होगा तो यहाँ खड़े होकर कहेंगे कि हम आपको ठगेंगे। अरे भाई हम तो कहेंगे ही कि हम आप बिल्कुल हम पर भरोसा कीजिए। आप कह रहे हैं कि हम आप पर भरोसा क्यों करें। भाई यहाँ पर बहुत डॉक्टर लोग बैठे हैं, मान लीजिए कि आपको कोई रोग हो गया, आपने पूर्णिया के सारे डॉक्टरों से इलाज कराया, डॉक्टर ने बताया भाई ये तुम्हारा जो रोग है ना इलाज है, इसकी कोई दवा नहीं है, खान पान में संयम रखिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, रोग ठीक नहीं हो सकता। जितनी दवा मार्केट में है सब ट्राई करके देख लिया, अब ये सुधरेगा नहीं, अपना किसी तरह अपना जीवन यापन चलाइए, जिसको अंग्रेजी में पैलिएटिव केयर करते हैं, डॉक्टर लोग बताएंगे। अचानक से एक दिन आपको डॉक्टर साहब फोन करें और कहे भाई एक नई दवा आई है जिसका अभी पूरा प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये संभावना है 30-40% शायद आपका रोग ठीक भी हो सकता है। क्या चाहते हो, इसको ट्राई करें कि ना करें। तो जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं वो क्या कहेंगे कि भैया जरूर ट्राई कीजिए, कम से कम 30% चांस तो है। तो जो जिन दलों को आपने पहले से ट्राई कर लिया, राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, भाजपा है, वो वही एक्सपायर दवा है जो आप जान रहे हैं कि इसके खाने से कोई फायदा नहीं है। एक नई दवा आई है जनसुराज,
जिसमें शायद 20% संभावना है कि कुछ ठीक हो जाए, चाहे 80% संभावना है प्रशांत किशोर भी ठग के निकल जाएंगे, लेकिन 20% तो संभावना है। आप तय कर लीजिए कि आपको एक्सपायर्ड दवा खाना है कि जो नई दवा आई है वो खाना है। तर्क का तो कोई अंत ही नहीं है। हम ये दावा ही नहीं करते हैं कि हम ही सब कर देंगे कि जन सुधार देगा। कैसे सुधार देगा? किसी ने भी दक्षिण के राज्यों की चर्चा की। मेरे भाई, बिहार कब सुधरेगा आप समझिए। बिहार कब सुधरेगा इसको समझने के लिए आपको प्रशांत किशोर से बात करने की जरूरत नहीं है। इसी देश में 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 70-75 साल में भ्रष्टाचार के रहते हुए इसी संविधान के तहत इन्हीं राजनीतिक व्यवस्था में बहुत तरक्की करके दिखाया है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो देश के 1/3 इकोनॉमी इन्हीं 5 राज्यों में आज है। आजादी के समय ये 5 राज्य पीछे के राज्य रहे होंगे। आज 1/3 देश की इकोनॉमी इन 5 राज्यों में। इन 5 राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग समय पर नेता आए हैं, बड़ा भ्रष्टाचार भी है। लेकिन इन 5 राज्यों की तरक्की में एक बात कॉमन है। इन लोगों, इनको न मोदी ने बनाया न कांग्रेस ने बनाया। इन 5 राज्यों में एक बात कॉमन है, आज तक कोई नेता 10 वर्ष से ज्यादा वहां मुख्यमंत्री नहीं बन के रहा। जनता जो है वो पलटती रहती है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिसको भी चुने उसके बंधुआ मजदूर मत बन जाइए। वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए। बिहार में जिसको वोट देना शुरू कर दिए तो 30 वर्ष के बाद तो 30 वर्ष तक तो सांसें नहीं दीजिएगा, उसी को दिए जा रहे हैं। जब तक आपके वोट का डर नेताओं में नहीं होगा तब तक सुधार नहीं होगा। जन सुराज आ जाए या कोई दूसरा आ जाए। यहाँ पूर्णिया में लोग जो बैठे हुए अपने आप को प्रबुद्ध बता रहे हैं। सबसे बड़े क्रिमिनल को आपने चुना है, 1 बार नहीं 5 बार चुना है, और कितना बड़ा अपने आप को प्रबुद्ध बता रहे हो। लंबा फेंक रहे हो, लंबा फेंके जा रहे हैं। अरे भैया, देश में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा? बिहार में सबसे क्रिमिनल अगर 2-4 लोग यहां से चुन कर आते रहे हैं, उसमें आपका भी लोकसभा उसी में शुमार करता है। और आप कह रहे हैं कि सुधार कैसे होगा? सुधार तब होगा जब आप सुधरिएगा। कैसे सुधरेगा? कैसे सुधरेगा? हम पूरा बिहार पैदल चले, जहां जाते हैं आदमी कहता है भैया इतना भ्रष्टाचार है, इतना दिक्कत है, ये नेता बिल्कुल खराब है। उससे अच्छा बताओ विधायक जी कई बार से जीत रहे हैं? बोलता भैया 4 बार से जीत रहे हैं। सांसद कई बार से जीत रहे हैं? तो भैया 2 बार से जीत रहे हैं, उससे पहले उनके बाबू जी जीत रहे थे। अरे भाई, ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? आप इतना परेशान भी हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि इतना परेशान समझदार हैं, और उसी नेता को वोट भी दिए जा रहे हैं। पूर्णिया में पंजाब के लोगों ने तो आकर वोट नहीं दिया। पूर्णिया में पूर्णिया के लोगों ने वोट दिया। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? और शहर में रहने वाले प्रबुद्ध लोग का तो हालत और खराब है। आप तो वोटें नहीं देने जाते। आप बिहार में वोटिंग परसेंटेज उठाकर देख लीजिए, ये मेरा कंजेक्शन नहीं है। बिहार में राष्ट्रीय स्तर से करीब 10 परसेंटेज पॉइंट कम वोट होता है। शहरों में 40-45% से ज्यादा नहीं होता। और शहरों के अगर गरीब इलाकों को हटा दीजिए तो जो मध्यम वर्गीय प्रबुद्ध लोग हैं, कि 25-30% भी वोट आप करने नहीं जाते। काहे के लिए झूठ मूठ का बड़ा बात बोल रहे हैं? किसी ने कहा, सर माफी चाहेंगे, आपको रोकेंगे सर। आप चूंकि पूर्णिया के लोगों के बारे में बोल रहे हैं, बोलना पड़ेगा। अब बैठिए, आपका बात सुन लिए, हम बात खत्म करेंगे, फिर बोलिएगा पूर्णिया का ठेका नहीं है। बैठिए ना। पूर्णिया के लोगों ने पलटा है 10 साल। अरे बैठिए ना, हम कितना बैठा उस पे आ रहे हैं, कितने बार पलटे। अरे बैठिए ना भाई, आप एगो पूर्णिया में देखे, हम पूरा यही काम ही करते हैं। इससे पहले आप अभी आ रहे हैं उस पर सवाल, जाति पर, और आप कैसे लोगों को चुनते हैं। आपने कहा कि बिहार में तो ये समस्या इसलिए है कि यहाँ जाति बहुत है। बिल्कुल गलत बात। आपको राजनीति की कोई समझ नहीं। जिसको भी लगता है कि बिहार में हर चीज जाति पर ही होता है, यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने आपने सांसद बनाया था यहाँ पर पप्पू जी से पहले कुशवाहा जी को,
10 साल से जीते, वो 2 बार जीते। दोनों बार जब आपने वोट दिया, यहाँ पर उनके जाति के कितने लोग बैठे हैं जरा बता दीजिए। कितने लोग उनके जाति के हैं, कितने लोग पप्पू जी के जाति के हैं, या किसी के भी जाति के, पप्पू सिंह हो या पप्पू यादव हो या कुशवाहा जी हो। लोग बताता है बिहार में मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा, और साथ में ये भी कह रहा है कि भैया सब आदमी जाति पर वोट दे रहा है। दोनों बात कैसे संभव है? अगर हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है तो मोदी जी को बिहार में वोट दिया किसने, ये बता दीजिए हमको। मोदी जी के जाति का तो कोई बिहार में रहता ही नहीं। आप अपने आप को ज्ञानी बता रहे हैं। अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट दे रहा है तो मोदी जी को बिहार में वोट दिया किसने? मेरे भाई, बिहार में जाति एक सच्चाई है, जैसे दूसरे राज्यों में भी सच्चाई है। 1970 के जमाने में गुजरात में खाम थियरी आपने सुना होगा, KHAM, क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुसलमान, जो वहां के कांग्रेस को जिताता था। खाम थियरी गुजरात में बना था, बिहार में नहीं बना था। बोकालिका लिंगायत कर्नाटक में होता है, बिहार में नहीं हो रहा। कम्मा और रेड्डी आंध्रा में चुनाव लड़ाते जिताते हैं, उस बिहार नहीं है। हर राज्य में जाति है। जाति समाज की एक सच्चाई है। जो भी समाज में होगा वो राजनीति में भी होगा। अगर समाज में जाति है तो राजनीति में भी जाति होगी। समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। जाति कई मायनों में एक सच्चाई है, एकमात्र सच्चाई नहीं है। और मैं आपको उदाहरण देकर भी बताऊंगा। जिसको भी लगता है कि बिहार में तो भैया सिर्फ जातीय पर राजनीति होता है, आप बताइए 1984 में इसी बिहार में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। आपसे पूछेंगे भाई राजीव गांधी के जाति के बहुत लोग तो नहीं रहते हैं बिहार में, कैसे उनको इतना वोट मिल गया? आप बताइएगा कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु से जो सहानुभूति की लहर बनी थी, उसकी वजह से कांग्रेस जीत गई। फिर आपसे पूछेंगे 1989 में क्या हुआ, वीपी सिंह कैसे जीत गए, जनता दल कैसे जीत गया? आप बताइएगा नहीं, ये वीपी सिंह का करिश्मा नहीं था, वो तो बफोर्स और भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि सब लोगों ने वीपी सिंह जनता दल को वोट दिया। फिर पूछेंगे अच्छा 2014 में क्या हुआ, मोदी कैसे जीत गए, भाजपा कैसे जीत गया? आप बताइएगा भैया वो तो मोदी का जो लहर बना था, वो लहर में सब लोग जाकर वोट दे दिया। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ, कैसे भाजपा इतना बड़ा जीत लेकर आ गई? आप बताइएगा कि भैया 2019 में तो बहुत कांटे का लड़ाई था, वो तो पुलवामा हो गया, उसके बाद से हर आदमी जाकर भाजपा को वोट दिया। ये चारों इलेक्शन जो पहले हुए हैं, इसको आप जो चारों बात मैंने बताई इसको कागज पर लिखिए। 1984 एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई और उससे एक सहानुभूति की लहर बनी, जाति टूट गई। 1989 एक मुद्दा है बफोर्स भ्रष्टाचार, उससे बनी लहर, उससे जाति टूट गई। 2014 में एक व्यक्ति है मोदी, उसकी बनाई हुई लहर, जाति टूट गई। 2019 राष्ट्रवाद, पुलवामा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हुआ, जाति टूट गया। ये आपको क्या बताता है? आगे क्या होगा छोड़िए। इसी बिहार में समाज ने ये दिखाया है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विषय, अगर कोई घटना, अगर कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो जातियों में वो ताकत है, वो ऊपर उठकर, जातियों से ऊपर उठकर लोग वोट करते रहे। आगे करेंगे कि नहीं छोड़ दीजिए, पहले करते रहे। फिर भी आपको क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? वो इसलिए कि बीच के कई चुनावों का मैंने हवाला नहीं दिया। जब चुनाव में कुछ ऐसा न हो, कोई व्यक्ति, कोई विचारधारा, कोई मुद्दा, कोई विकल्प न हो, दोनों लड़ने वाले एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो समाज भी कहता है दोनों तो एक जैसा दिख रहा है, चलो अपना जाने वाले को दे देते हैं। तो ये मत भूल कीजिए। अब कुछ आदमी जबरदस्ती करेगा कि नहीं, तो लोकसभा का मैं एग्जाम्पल दिए है, विधानसभा में ऐसा नहीं होता है। तो विधानसभा का उदाहरण देख लीजिए। 2010 में नीतीश कुमार और भाजपा की एनडीए की सरकार 206 सीट जीत कर आई बिहार में। तब नीतीश कुमार बड़े नेता थे, मोदी जी इतने बड़े नेता नहीं थे बिहार में। नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव हुआ था, 206 सीट एनडीए को मिला था। सामने से लालू जी, रामविलास जी और कांग्रेस तीनों एक साथ थे। वही एनडीए फिर चुनाव लड़ा 2020 में। इस बार नीतीश के साथ साथ मोदी जी भी थे और सामने से लालू जी कमजोर हुए थे, उनका लड़का तेजस्वी लड़ रहा था।
कांग्रेस भी 2009 के मुकाबले कमजोर हुई है और रामविलास जी तो उस गठबंधन में थे ही नहीं, फिर भी उस एनडीए को 115 सीट जीतने में दम निकल गया। क्या हुआ? एनडीए को वोट देने वाले सब जाति वाला बिहार छोड़कर भाग गया? नहीं, वो 206 सीट इसलिए आया था कि 2005 से लेकर 2010 तक जो एनडीए की नीतीश की सरकार चली थी, समाज का हर वर्ग मानता था कि कुछ न कुछ काम हुआ है, तो उनका काम भी था और जातीय समीकरण भी था, तो 206 सीट आया। अब 2020 में वही समीकरण था, काम नहीं था, तो 115 सीट आया। कि जिसको जिसको लगेगा ना भैया गांव में तो देखते हैं जाति पर होता है। एक और आंकड़ा ले लीजिए, पिछले चुनाव में 82% मुखिया अपना चुनाव हारा है, 82% मुखिया लोग चुनाव हारे, उनकी जाति का पंचायत और गांव छोड़कर चली गई है। ये भ्रम मत पालिए, जाति एक सच्चाई है, जाति एकमात्र सच्चाई नहीं। अंत में जाति को लेकर एक और बात आपको कहूंगा। मान लीजिए कि आप कितना भी हम कहें आप निकल के करें कितनों बतिया में ढूंढो तो जाति को पड़ेगा। अगर आप ये भी मानते हैं तो भी जो लोग राजनीति के जरिए समाज की अगुवाई करना चाहते हैं, उनके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब अच्छा हो जाए तब हम राजनीति करने आएंगे, कि भैया जाति खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार न रहे, बाहुबल न रहे, तब हम राजनीति करने आएंगे। ना कभी जाति खत्म होगा, ना कभी हम राजनीति करने आइएगा। अरे भाई, अगर जाति कोई खत्म कर ही देगा तो फिर उसी को राज करना चाहिए, आपको मानने चाहिए। तो बिल्कुल ये चीज मत मानिए कि भैया सब सुधर जाएगा तब राजनीति करने आएंगे। आप स्वयं से राजनीति नहीं करना चाहते हैं, राजनीति में नहीं भागीदार बनना चाहते हैं, सामाजिक राजनीतिक जिम्मेवारियों को नहीं निभा रहे हैं, तो कोई ना कोई एक्सक्यूज आपने अपने दिमाग में बना लिया। अपने को गलत तो कोई नहीं करता है। आदमी सोचता है भैया हम क्यों नहीं राजनीति में, कहेगा भैया इसलिए नहीं है कि इसमें राजनीति में तो बहुत पैसा लगता है, हमारे पास तो पैसे नहीं है। ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है कि पैसा होगा तभी राजनीति होगा। आप दूसरे की बात छोड़ दीजिए, इसी बिहार में लालू नीतीश जैसे लोग जो नेता बने हैं, ये कितने बड़े बाप के लड़के हैं। जिस दिन समाज ने लालू जी को नेता बनाया, लालू जी कौन टाटा बिरला के लड़के थे। जिस दिन नीतीश को यहाँ की जनता ने बनाया नेता, तब नीतीश के पास कितना पैसा था। जिस दिन ममता बनर्जी को वहां के लोगों ने नेता बनाया, तब कितना पैसा उनके पास था। कांसी राम, मुलायम सिंह, जिसको भी आप नेता जानते हैं, जब भी आपको ये लगे कि सब खाली पैसे से ही जीत रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिए, इस देश में जब भी कोई भी नेता बना है, जब वो नेता बना तब वो पैसे वाला नहीं था। बनने के बाद लूटपाट के बड़ा बन जाए वो अलग बात है। पैसा तो पेट्रोल है, गाड़ी आपके पास है तो पेट्रोल चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अगर गाड़ी न हो तो पेट्रोल के कनस्तर पर बैठकर कहीं नहीं जा सकते। अगर समाज में आपके लिए समर्थन है तो कहीं ना कहीं समाज आपके लिए पैसे का थोड़ा कम या ज्यादा संसाधन का जुगाड़ कर देता है। सिर्फ पैसे की बात होती तो अंबानी होते प्रधानमंत्री, मोदी होते कहीं दूसरे जगह। भाजपा के पास इसलिए नहीं पैसे, भाजपा इसलिए नहीं जीत रही कि बहुत पैसा है, उनके पास पैसा इसलिए है कि वो लोग जीत रहे। जिसके पास वोट है उसको नोट का जुगाड़ हो जाए, नोट से वोट की गारंटी नहीं। किसी ने कहा भाई आपकी विचारधारा क्या है, ठीक बात है, विचारधारा एक लाइन में जो पूरा जो जन सुराज है, इसका जो प्रयास है, आपने कहा क्रांति, तो पहली बात ये समझ लीजिए हमारा क्रांति में कोई यकीन नहीं। आपने फ्रांस की क्रांति का भी जिक्र कर दिया। पूरे मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो किसी भी आंदोलन से, किसी भी क्रांति से मानव सभ्यता का भला नहीं हुआ है। फ्रांस की क्रांति उसमें अपवाद है, उससे भला हुआ है। फ्रांस की क्रांति को अगर अपवाद के तौर पर हटा दिया जाए तो किसी क्रांति से मानव सभ्यता का भला नहीं हुआ है। क्यों? इसलिए कि क्रांति सृजन का हथियार नहीं है। क्रांति जो है वो बड़े से बड़ी सत्ता को हिला सकता है, बड़े से बड़े सल्तनत को उखाड़ सकता है, वो नई चीज का सृजन नहीं कर सकता है। क्रांति वो हथियार है जिससे बड़े से बड़े पेड़ को आप काट सकते हैं, पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते। इसीलिए आप देखते हैं लोग कह रहा अन्ना आंदोलन हुआ कोई फायदा नहीं हुआ, कई लोग कहता है जेपी का आंदोलन हुआ फायदा नहीं हुआ। जेपी के आंदोलन में कहां कहा गया था कि बिहार को कैसे सुधारा जाएगा?
जेपी का आंदोलन तब की इंदिरा गांधी सरकार को हटाने के लिए किया गया था, उन्होंने हटा दिया। कुछ लोग कहता है कि जेपी का आंदोलन से जो लोग निकले उसी से सब बर्बाद हो गया। ये किसने कहा भाई? जेपी का आंदोलन हुआ 1975 में, 76 में, 77 में। लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने 1989 में, 15 साल, 12 साल, 14 साल के बाद। तो कौन दावा कर सकता है कि अगर जेपी जिंदा रहते तो उस आंदोलन से लालू जी के ही चुनकर मुख्यमंत्री बनाते? आप अपनी सुविधा के अनुसार फैक्ट को तोड़ मरोड़ के अपना ओपिनियन बना लिए हैं। हम लोग का क्रांति में कोई यकीन नहीं है, जन स्वराज का क्रांति और आंदोलन में कोई यकीन नहीं है। मैं क्रांति करने वाला नहीं हूं। हम लोग सृजन की बात समझते हैं, जो कि धीरे धीरे ही किया जा सकता है, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप गांधी को ध्यान से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो गांधी जी ने कोई क्रांति की बात नहीं। 25 साल तो गांधी लोग देश में आने के बाद भी कहे ही नहीं कि अंग्रेज को हटाना है यहाँ से। 25 साल तक तो उन्होंने यही कहा कि पहले आप अपने आप को तैयार तो करो कि आप आजाद होने के लायक बनोगे। गांधी ने कभी क्रांति की बात नहीं कही है शुरुआती 20 साल तक। तो क्रांति हम नहीं कर रहे हैं। रह गई बात की क्या विचारधारा है, तो एक शब्द में आपके बोलचाल की भाषा में समझाएंगे क्या है जनसुराज। जनसुराज आजादी से पहले महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी, उसी विचारधारा, उसी व्यवस्था को फिर से पुनर्जीवित करने का अभियान है। जैसे आजादी से पहले जिस किसी को भी आजादी की लड़ाई में योगदान करना होता था, उसकी क्षमता कुछ भी हो, जाति वर्ग कुछ भी हो, वो तब की कांग्रेस में जाकर शामिल हो जाता था। और कांग्रेस ऐसी व्यवस्था थी जिससे जुड़कर आप महसूस करते थे कि हम आजादी की लड़ाई में जुड़ गए। और फिर आपकी जो भी क्षमता थी, आपकी क्षमता अखबार निकालने की थी तो आपने अखबार निकाला, आपकी क्षमता रेलवे लाइन उखाड़ने की थी तो आप रेलवे लाइन उखाड़े, कोई बम फेंक कर आया, कोई धरने पर बैठा, कोई अनशन किया, कोई जेल भरो किया, कोई प्रभात फेरी निकाला। लेकिन उसमें से ज्यादातर लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो जन स्वराज की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था ये है कि जो आदमी भी बिहार में बदलाव चाहता है, वो जिस भूमिका में आना चाहता है, वो आए, जुड़े और बिहार को सुधारने के लिए अपना योगदान करे। ये किसी व्यक्ति का, किसी जाति का, किसी परिवार का दल नहीं है। आज मैं इसका चेहरा दिख सकता हूं, लेकिन कांग्रेस का चेहरा 1910 में कोई दूसरा रहा होगा, 1920 में कोई दूसरा रहा होगा, 1940 में कोई दूसरा रहा होगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 वर्ष के बाद प्रशांत किशोर से बहुत कोई काबिल आदमी बिहार का लड़का इसको जन स्वराज को लीड करेगा। ये कोई जरूर नहीं कि प्रशांत किशोर इसको करेगा। विचारधारा के आधार क्या है? तो हम लोग की सीधी लड़ाई भाजपा से। आपने दक्षिण पंथ की बात कही और साथ में कहा कि कांग्रेस, आरजेडी सब दल दक्षिण पंथी नहीं। अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो राइट ऑफ सेंटर और लेफ्ट ऑफ सेंटर। भाजपा को आप राइट ऑफ सेंटर मान सकते हैं और बाकी जितने दल बिहार देश में हैं, बिहार इंक्लूडेड, उसको आप लेफ्ट ऑफ सेंटर मान लीजिए। जो लेफ्ट है वो तो एक्सट्रीम लेफ्ट है। हम लोग लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट समझते हैं। वो आप समझते हैं इसलिए क्या उसी में लिबरल है। ठीक है, बैठिए। लेफ्ट जो है उसमें एमएल भी हो सकता है, आईपीएफ भी हो सकता है, सीपीआई भी हो सकता है, सीपीएम भी हो सकता है। उसमें लेफ्टिस्ट सोच के जो रीजनल पार्टी है वो भी हो सकती है। कांग्रेस को मैं लेफ्ट ऑफ सेंटर मानता हूं, जिनकी समाज, जो लोग भी समाजवाद, समता मूलक समाज, ये सब की बात कर रहे हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है? जहां पर स्टेट ये कहता है कि वी हैव टू प्रोएक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्स टू रीच द पुअर, तो लेफ्ट ऑफ सेंटर मान लीजिए। और जो ये कह रहा है कि नहीं, मार्केट का तरक्की होता रहेगा, जैसे भाई साहब कहे कि अडानी अंबानी आएंगे तो बहुत लोगों को नौकरी मिल जाएगी, वो दक्षिण पंथ, वो राइट ऑफ सेंटर है। सही और गलत मैं बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया भर में राइट ऑफ सेंटर और लेफ्ट ऑफ सेंटर का परिभाषा क्या है? यही है कि जहां पर स्टेट को प्रोएक्टिवली पुअर और वेलफेयरिज्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, उसको आप लेफ्ट ऑफ सेंटर मान सकते हैं। और जो ये कहता है कि नहीं, हम तरक्की करेंगे, इंपावर करेंगे, इंडस्ट्री खड़ा करेंगे, कैपिटल खड़ा करेंगे, एंड दैट विल पर्कोलेट डाउन। कौन सही है कौन गलत है, दुनिया में इसका डिबेट ना सेटल हुआ है ना कभी आगे होगा। और इसी से परलोकतंत्र चल रहा है। अमेरिका में आप देख रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोग पलटते रहते हैं, जो अच्छा लगे उसको चुनिए। हम लोग अपने आप को लेफ्ट ऑफ सेंटर मानते हैं। हम लोग वेलफेयर में बिलीव करते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि जो समाज का
छूट गया तबका है, उसके लिए स्टेट को बिहार जैसे राज्य में प्रोएक्टिवली काम करना होगा। इसको सिर्फ आप इंडस्ट्रियलिस्ट के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो नीचे लोग हैं वो इतने गरीब हैं कि अगर आप उसको मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देंगे तो अपने आप अपने पैर पर वो खड़ा नहीं हो पाएगा। विचारधारा के आधार पर जनसुराज में 2 फोटो लगे हुए, एक गांधी और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर। ऐसा नहीं है कि हमको अच्छा लगा दोनों का फोटो तो लगा दिए। क्यों लगा है 2 फोटो? वो इसलिए लगा है कि इस देश में 80% हिंदू रहते हैं। 80% हिंदुओं के इस देश में भाजपा को करीब करीब 40% वोट आता है। इसका मतलब है कि आधे हिंदू आज ऐसे हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते, चाहे वो किसी जाति के। कौन से हिंदू हैं जो भाजपा को वोट नहीं दे रहे? फिर से याद कर लीजिए, 80% हिंदुओं के देश में भाजपा को 40% वोट मिलता है इन कंटेस्टिंग सीट। देश के स्तर पर 35% वोट मिला है, लेकिन सब सीटों नहीं लड़ते हैं। तो जो सीट लड़ते हैं मोटा मोटी वहां 40% उनको वोट आता है। इसका मतलब है कि आधे हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते। कौन से लोग नहीं देते हैं भाजपा को वोट? जो लोग गांधी की विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं वो भाजपा की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते। जो लोग बाबा साहब का बजट है उसका 1/3 पैसा ये नई शिक्षा व्यवस्था बनाने में लगाया जाए, मतलब हर प्रखंड में हर साल एक नेतरहाट के स्तर का विद्यालय बनाया जाए, ताकि अगले 5 साल में कम से कम 5 विद्यालय हर प्रखंड में बन जाए, ताकि हर बच्चा स्कूल तक पहुंच सके। शहरों में ऑलरेडी ये हो रहा है। आपके घर के बगल में अच्छा स्कूल नहीं है। पूर्णिया में जो सबसे अच्छा स्कूल है, संभव है कि यहाँ से 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आप अपने बच्चे को गाड़ी से या स्कूल बस से या साइकिल से, रिक्शा से, ऑटो से वहां भेज रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ये गलती है कि आप चाह रहे हैं कि हर गांव में स्कूल बना दें, जबकि अगर आप जीआईएस की मैपिंग कीजिएगा, इस जीआईएस से किसी प्रखंड का मैपिंग कर लीजिए, 5 स्ट्रेटेजिक लोकेशन चुन लीजिए, सारे गांव को 20 मिनट में वहां से कनेक्ट किया जा सकता है। तो हम लोग की सोच ये है कि जो बिहार में संसाधन है उसको इस्तेमाल करके प्राथमिक विद्यालय को सुधारने के लिए हर साल हर प्रखंड में कम से कम एक नेतरहाट का स्तर का विद्यालय बनाया जाए। एक नेतरहाट का विद्यालय से 1500 से ज्यादा आईएएस आईपीएस बने। आप समझिए कि अगर पूरे बिहार में हर प्रखंड में 5 ऐसे विद्यालय हो तो कितने लोगों का जीवन सुधर सकता है। तो शिक्षा को लेकर हम लोग की सोच ये है। अगर आप इसको देखना समझना चाहते हैं तो फिनलैंड का जाकर देखिए। फिनलैंड इज टुडे रेटेड एज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। पीसा की जो रैंकिंग आती है, जो एजुकेशन व्यवस्था का रैंकिंग होता है दुनिया भर में, उसमें नंबर 1 पर है फिनलैंड। वहां पर यह व्यवस्था लागू है। कई स्कैंडिनेवियन कंट्री में यह व्यवस्था लागू है। इसके साथ एक बात हम लोग और कह रहे हैं, 5 वर्ष हमको लगेगा, जनसुराज को लगेगा ये व्यवस्था बनाने में। अभी जो बच्चा है उसका क्या होगा? उसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ने जो कहा 75 और 60 और 75 की बात नहीं कर रहे। हम लोग ये कह रहे हैं कि जब तक सरकारी व्यवस्था न सुधरे तब तक पेरेंट्स को ये ऑप्शन होना चाहिए, गरीब पेरेंट्स को, कि अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार भरेगी। कुछ लोग तुरंत कहेगा भाई तो सब आदमी प्राइवेट में जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। अमेरिका के कई देश राज्यों में यह व्यवस्था लागू है। अगर आपको कोई कह दे कि भाई पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कहां पढ़ाओगे अपने बच्चे को, तो तुरंत लोग कहेगा पटना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएंगे। अगर आपको कहा जाए आईआईटी में पढ़ोगे कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ोगे, 60% लोग कहेगा नहीं, हम अपने बच्चे को आईआईटी में पढ़ाना चाहते हैं। डेटा ये बताता है कि अगर सरकारी विद्यालय अच्छा हो तो लोग पब्लिक स्कूल में भेजना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं जाना चाहते। ये पूरे दुनिया का डेटा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारा जाए, और साथ में लोगों को ये कूपन, ये विकल्प दिया जाए कि अगर आप चाहें तो जब तक पब्लिक स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक अपने बच्चे को आप प्राइवेट में भेज सकते हैं। एक अंतिम बात, कुछ लोगों को लगेगा भाई पैसा बहुत लग जाएगा। बिल्कुल पैसा कम लगेगा, क्योंकि सरकारी विद्यालय को रन करना प्राइवेट स्कूल में फीस देने के मुकाबले ज्यादा महंगा है। बोलचाल की भाषा में समझिए, जो सरकारी मास्टर है उसका महीना है 50,000 और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है उसका महीना है 10,000। तो जो सरकार स्कूल चलाती है वो फ्री में नहीं चलता,
उसको चलाने में 50,000 करोड़ रुपया साल का लग रहा है। अगर उसका एक पोर्शन निकाल लिया जाए तो लाखों बच्चों को वो कूपन सिस्टम दिया जा सकता है, जहां प्राइवेट स्कूल में रेगुलेटेड फीस दिया जाए। तो जो मिक्स है कि अच्छे, बहुत अच्छे स्कूल, सरकारी स्कूल जो बने वो बहुत अच्छा बने, ये रूटीन स्कूल को बंद करना चाहते हैं। और बाकी लोगों को हम चाहते हैं कि आप प्राइवेट स्कूल में जाइए, अगर बहुत अच्छा प्राइवेट पब्लिक स्कूल नहीं है तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। दूसरी बात, आप आ जाइए बेरोजगारी पलायन पर। बहुत लोगों ने सवाल उस पर कहा, किसी ने इंडस्ट्री की बात कही, किसी ने डोमेसाइल की बात कही। फंडामेंटल बात समझिए कि कैसे पूरे समाज को रोजगार दिया जा सकता है। जिसको भी लग रहा है कि सरकारी नौकरी से दिया जा सकता है, बिल्कुल इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए। पूरे बिहार में 23.25 लाख लोग आज सरकारी नौकरी करते हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सिर्फ 23.25 लाख लोग, मतलब 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी आज करते हैं। तो किसी भी हालत में सरकारी नौकरी के जरिए समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। पूरे इंडिया में 3% लोगों को सरकारी नौकरी है। तो किसी भी व्यवस्था को बना दीजिए, 98% आदमी को तो सरकारी नौकरी से लाभ नहीं होने वाला है। दूसरा, लोगों को लगता है कि भैया फैक्ट्री लगवा दीजिए, फैक्ट्री लगाकर भी आपको रोजगार नहीं मिल सकता। यहाँ पर जो लोग इकोनॉमिक्स को समझने वाले बैठे हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 भाग में लोग बताते हैं। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इज सेकेंडरी सेक्टर, और सर्विस सेक्टर जो है वो तीसरा है। ये तीनों मिलाकर ही 100% समाज की इकोनॉमी की परिकल्पना है। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों मिलाकर ही 35% होता है। छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, कुटीर उद्योग सब जोड़ दीजिएगा, पूरी कृषि जोड़ दीजिएगा तो 35% ही होता है। देश के स्तर पर भी और बिहार में भी 65% इकोनॉमी जो है वो सर्विस सेक्टर का है। होटल है, रेस्टोरेंट है, स्कूल है, अस्पताल है, टैक्सी है, जो पूरा सर्विस सेक्टर है। जब तक उसको नहीं सुधारा जाएगा, जब तक कंजम्पशन नहीं यहाँ होगा, तब तक लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है। जन स्वराज क्या कह रहा है इसके लिए? इसके लिए जन स्वराज ये कह रहा है कि 15 साल से 50 साल की उम्र के हर व्यक्ति के हाथ में पूंजी उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोग कुछ न कुछ स्वरोजगार कर सके। कैसे होगा ये आपको बस अंतिम 2 मिनट में बताएंगे, फिर आपकी छुट्टी है। पहले आप समझिए कि देश का सबसे कैपिटल स्टार्व स्टेट है बिहार। यहाँ पर लोगों के पास पैसा ही नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं। यहाँ पर बिहार में लोगों के पास पैसा नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि कैपिटल के 2 स्रोत हैं। लोग, समाज में पूंजी आता कहां से है? एक पूंजी का स्रोत है जो पैसा आप कमाते हैं, खर्चा के बाद जो बच गया वो आपका पूंजी हुआ। और दूसरा पूंजी का स्रोत है बैंकों से आप जो कर्ज लेते हैं, बोरोड कैपिटल। तो प्रति व्यक्ति आय बिहार में है करीब 34,000 रुपया। अगर पटना और बेगूसराय, मुंगेर 3 जिला को हटा दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय बिहार में है करीब 24,000 रुपया। जब 24,000 रुपया ही आपकी प्रति व्यक्ति आय है, तो फिर अगेन डेटा ये बताता है कि अगर आप $2 से कम कमाते हैं तो 90% से ज्यादा आप सिर्फ खाने और अपने सर्वाइवल पर खर्च करते हैं। आप उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिहार में 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। कई लोगों को लगता है कैसे संभव है, मजदूर को तो हम 300 देते हैं। अरे नहीं, अगर आप मजदूर को 300 दे रहे हैं तो मजदूर के घर में उसकी पत्नी भी है, उसके 2 बच्चे भी हैं, तो उसको तो 300 का भागा 4 कर दीजिए तो 75 रुपया ही हुआ। वो भी उसको 30 दिन रोजगार नहीं मिला, 15 दिन मिला तो उसको 30 रुपया हुआ। तो बिहार में 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा है, तो जो भी कमाता है उसे खाने और कपड़ा और दवाई पे खर्च करता है, इसलिए उसके पास पूंजी है नहीं। दूसरा पूंजी का स्रोत है जो बोरोड कैपिटल, जिनके 20% के पास भी समाज में पैसा है, वो कुछ क्यों बड़ा नहीं कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पर बैंकों से लोन नहीं मिलता है। बैंक के साहब बैठे हुए हैं, एक यहाँ रेशियो है आरबीआई देश में जारी करता है, जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जो ये बताता है कि समाज में पूंजी की उपलब्धता कितनी है। बैंकों के पास ये स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस है कि जो पैसा आप और हम बैंक में रखते हैं उसका 70% पैसा उनको लोन के तौर पर समाज को वापस देना है। चाहे घर बनाइए आप उससे, गाड़ी खरीदिए, बिजनेस कीजिए, जो भी कीजिए, वो पैसा बैंक को देना है।
और इस आंकड़े को करते हैं सीडी रेशियो, जो आरबीआई हर 15 दिन पर जारी करता है। देश के स्तर पर अभी सीडी रेशियो है करीब करीब 74%। मतलब पूरे इंडिया के लोगों ने बैंकों में जो अगर 100 रुपया रखा तो बैंकों ने 74 रुपया लोन दिया। बिहार में सीडी रेशियो कितना है? बिहार में सीडी रेशियो है 40%। अगर 100 रुपया हम लोगों ने बैंक में जमा किया तो बैंकों ने सिर्फ 40 रुपया ही वापस लोन के तौर पर दिया। इसका नतीजा क्या होता है? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। 4,21,000 करोड़ रुपया आपने हमने मिलकर जमा किया। अगर सीडी रेशियो 70 भी रहता तो 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार में इन्वेस्ट होता, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए। लेकिन चूंकि सीडी रेशियो 40% है तो पैसा मिला 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहां गया बैंक से? बाकी पैसा बैंकों ने उन राज्यों में ट्रांसफर किया जहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहां फैक्ट्री लग रही है, जहां रोजगार क्रिएट हो रहा है। गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में हर राज्य में सीडी रेशियो है 90 से ज्यादा। मतलब अगर आंध्र प्रदेश में लोगों ने 100 रुपया जमा किया तो वहां पर सीडी रेशियो 104 रुपया बैंकों ने लोन दिया। वो पैसा आंध्र में कहां से आया? वो पैसा यहाँ बिहार के बैंक ने ट्रांसफर किया है। और आप कहिए भाई तो कौन नया बात आप कहने लगे तो बिहार में चर्चे नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि बैंकों की मनमानी है। देश के स्तर पर आपको जानना चाहिए, प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में कमेटी है जो इस चीज को देखती है कि सीडी रेशियो 70 के नीचे न आए। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में यह कमेटी है कि ये बैंकों के साथ मिलकर काम किया जाए कि 70% पैसा समाज में मिले। लेकिन जैसे यहाँ का टीचर और दरोगा, सीओ, बीडीओ मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा है, वैसे बैंकर भी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर बिहार में सीडी रेशियो को 70 कर दिया जाए बैंकर्स के साथ मिलकर तो हर साल बिहार में 2.25 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होने लगेगा। अगर आप अंदाजा लगाइए 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा यहाँ इन्वेस्ट हो तो कितने ज्यादा लोग घर बनाएंगे, कितनी ज्यादा गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी। अगर आपको ये समझ में अभी भी नहीं आ रहा कि यहाँ जितने लोग बैठे आप सब गाड़ी से आए होंगे, गाड़ी और मोटरसाइकिल से आए होंगे। 100 में 90 गाड़ी और मोटरसाइकिल बैंक से फिनांस है। अगर बैंक से लोन न मिले तो आपको गाड़ी खरीदने में आधे लोग कहेंगे भैया छोड़ो बाद में खरीदेंगे। अगर कंजम्पशन बढ़ाना है तो पूंजी उपलब्ध होना चाहिए। तो जन स्वराज की ये सोच है कि 15 साल से 50 साल के हर उस व्यक्ति को जो कुछ न कुछ रोजी रोजगार करना चाहता है उसको लोन उपलब्ध कराया जाए, उसको बैंकों के साथ मिलकर पूंजी उपलब्ध कराई जाए ताकि घर घर रोजी रोजगार हो सके। इसके दो और पहलू हैं। हम लोग चूंकि बिहार की स्थिति इतनी खराब है तो हम लोग ये कह रहे हैं कि वो लोन 10% पर 12% पर नहीं 4% पर उपलब्ध कराया जाए। ये क्यों कह रहे हैं? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम से अगर बजट से 6,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करें, 3 लाख करोड़ के बजट से 6,000 करोड़ रुपया अगर साल का खर्च हो तो 1 लाख करोड़ रुपया अलग से समाज को मिल जाएगा। तो टोटल 2 लाख करोड़ रुपया लोन दिलाने के लिए सरकारी खर्च आएगा सिर्फ 12,000 करोड़, लोन देंगे 8,000 करोड़ और 2 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट, उससे पूंजी, व्यापार, रोजगार बढ़ेगा। तो दूसरा पहला ये है कि लोन उपलब्ध हो, दूसरा यह है कि वो लोन 4% पर सस्ते दर पर उपलब्ध हो और तीसरा रोजी रोजगार के लिए हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा को सीधा कृषि से जोड़िए। किसी ने कहा कि केंद्र से जो पैसा आ रहा हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ठीक बात है। पिछले साल मनरेगा में बिहार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब 100 रुपया जो केंद्र से हम लोग ला सकते थे तो 61 रुपया तो लेकर ही नहीं आए, जो लेकर आए उसमें 40% चोरी कर लिया। अगर और वो क्यों नहीं लेकर आ पाए, आप इसको जानने की जरूरत है। इसलिए नहीं लेकर आ पाए कि केंद्र सरकार पैसा तब देती है जब मैचिंग आप भी 20% देता है। आपको प्रपोजल देना पड़ता है कि उस पैसे का आप क्या करेंगे, बांध बनाएंगे कि खेती करेंगे कि घर बनाएंगे। यहाँ का अफसर और सरकार इतना निकम्मा है कि उसको फुर्सत ही नहीं है, जो पैसा आया आया, नहीं आया तो नहीं आया। हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर जो कृषक हैं जिनके पास जमीन है, ज्यादातर लोग को अनुभव है
कि बिहार में क्या चाहे जितनी गरीबी है उसको मजदूर नहीं मिल रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा के मजदूर को अगर कृषकों को दे दिया जाए जिसके पास जमीन है, इस शर्त के साथ कि अगर आप धान गेहूं की खेती छोड़कर नकदी फसलों की खेती करने लगे तो आपको मजदूर मुफ्त मिलेगा। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हम लोग मनरेगा का पैसा जो दिल्ली सरेंडर कर रहे हैं वो पैसा बिहार में आने लगेगा। दूसरा, जिस किसान को भी आप मजदूर दीजिएगा वो मजदूर से काम कराएगा, चोरी नहीं होगी। तीसरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल गो अप। अगर आप अभी धान उगा रहे हैं 1 एकड़ में, उसी 1 एकड़ में अगर आप लहसुन उगाने लगिएगा तो आपकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बिहार में जो जमीन है उसको कोई बढ़ा नहीं सकता, उसी जमीन से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो जो 3 बातें हम लोग कह रहे हैं जिससे बेरोजगारी और पलायन को रोका जा सकता है, वो है पूंजी की उपलब्धता, दूसरा है पूंजी का जो कॉस्ट है उसको टेम्पररी कम से कम 5 साल 10 साल उसको सब्सिडाइज करना, मतलब 4% 5% पर लोगों को दिलाना, और तीसरा मनरेगा को कृषि से जोड़कर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को सुधारना। तो ये 2 बात आप किसको कह सकता है कि भैया आप भी इतना बड़ा ज्ञानी है, सीडी रेशियो को पहले काहे नहीं चर्चा हुआ है? तो मैं आपको दावा कर रहा हूं, कुछ लोग यहाँ बड़े होशियार भी बैठे हुए हैं, कुछ पत्रकार भी बैठे हुए। अगली बार जब आपको यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर मिले तो उससे पूछिए कि प्रशांत किशोर कह रहा है कि 26 लाख करोड़ रुपया बैंक वाला सब ट्रांसफर कर दिया, आपको इस पर क्या कहना है? तो कहेगा ये क्या होता है, सीडी रेशियो क्या होता है भैया? अगर फाइनेंस मिनिस्टर बता दे तो हमको बताइएगा कि क्या होता है। कोई पत्रकार अगर सवाल पूछा हो तो हमको दिखा दीजिए फुटेज के पिछला 10 साल में कोई पूछा भी हो कि भाई ये 2 लाख करोड़ रुपया हर साल बिहार से जा रहा है वापस बाहर, इसके रोकने के लिए क्या कर रहे हो? तो अगर आप बेवकूफों की जमात बनकर रहिएगा, बेवकूफ आदमी को ही राजा बनाइएगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको एफ की जानकारी नहीं है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो यही दुर्दशा होगी। और ये सारा ज्ञान हमारे पास नहीं है, बिहार के हजारों लोग पूरे दुनिया में एक से एक विद्वान लोग बैठे जो ये मदद कर रहे हैं, जो बता रहे हैं। आप रघुराम राजन का नाम जानते हैं, आपको लगता है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, आपको ये नहीं मालूम है इसी बिहार की प्राची मिश्रा एक लड़की है जो उनसे बराबर की या उनसे बेहतर इकोनॉमिस्ट, जो बिहार की लड़की है, यहीं के डॉक्टर की लड़की है। बहुत सारे लोग, आपने इनके सिंह का नाम लिया, 50 लोग दुनिया में ऐसे हैं बहुत बड़े बड़े जगह पर जो बिहार के हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सरकारों ने ऐसी व्यवस्था ही बंद कर रखी है, कोई आकर कुछ कर ही नहीं सकता है। हम यहाँ 3 साल पहले आने से पहले जाते थे हार्वर्ड में, मैं स्पीच देने जाता हूँ, पढ़ाने जाता था पहले। वहां पर मुझे जानकर आश्चर्य हुआ, अमेरिका में सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज हार्वर्ड का माना जाता है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो दुनिया में नंबर 1 है। वहां पर 28 बच्चे रिसर्च स्कॉलर सब बिहार के, 28 लोग बिहार के बच्चे हैं वहां। आप समझ रहे हैं कि बिहार वो बच्चे हमसे कोविड से पहले जब मैं लास्ट गया था मिलने आए कि सर हम लोग चाहते हैं कि बिहार में, आप जानते हैं नीतीश कुमार को हम लोग कुछ करना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं। 6 महीने से हम लोग लिख रहे हैं, सरकार से कोई जवाब नहीं दे रहा है। अरे भैया बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लिखिएगा, यहाँ मंत्री बैठा हो तो सोचता है कौन डॉक्टर का प्रैक्टिस जाता है कुछ रुपया ले, उसको बायोटेक्नोलॉजी का फुर्सत कहाँ? जो स्वास्थ्य मंत्री बनता है तो सबसे पहले लिखता है, पहले पता है हम जान लो, हम रहे सिस्टम, हम आपको बता रहे हैं, कहता है कौन कौन डॉक्टर के ज्यादा प्रैक्टिस है पहले पता कराओ, और उसका ट्रांसफर इतना दूर करो कि आके 5 लाख रुपया दे। वो बायोटेक्नोलॉजी कैसे सुधारेगा भाई? उसको क्या मतलब है जीनोम्स क्या होता है? हम लोग के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल इतना हो रहा है कि अब दुनिया खत्म होने वाली है और आप कह रहे हैं कि यहाँ रोजगार नहीं होगा। पूरा दुनिया में लोग कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और हम लोग का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मोबाइल का इस्तेमाल करने से दुनिया खत्म होने वाली है। अब फिर आप सोचिएगा कि बिहार का विकास नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई, बिहार का विकास तब होगा जब आप और हम जगे। हम लोग गांव में जाते हैं, सबसे पहले जो कहता है बड़ा भ्रष्टाचार है, सुनते सुनते कान पक गया, कहता भैया मुखिया इतना चोरी कर रहा है। हम सीधा मुंह पर कहते हैं, जाके देख लीजिए मोबाइल पर कि 500 रुपया लेकर वोट तुम दोगे, मुर्गा भात खाकर तुम वोट दोगे, 2 पाउच पर वोट का सौदा तुम करोगे, तो तुम्हारा मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे तो आप 500 रुपया लेकर हर आदमी बिहार में सोच रहे हैं कि हम लूट के घर भर ले, अब बाकी सब ईमानदार हो जाए। भगत सिंह सबके घर में पैदा हो, हमारा घर में ही होना चाहिए।
हमारा लड़का ठीक रहे, बाकी सबके घर में भगत सिंह हो जाए, ये कभी संभव है? अगर सुधार करना है तो भैया आपको खुद सुधरना पड़ेगा। और ये कहने से कि बिहार में बड़ा अंधकार है, ठीक बात है, अंधकार है, लेकिन अंधकार है ये कहने से तो अंधकार दूर नहीं होगा। किसी को एक माचिस जलानी पड़ेगी, किसी को प्रयास करना पड़ेगा। आप ये लिख के ले लीजिए। कई लोग यहाँ बैठे हुए, एक अंतिम बात आपके लिए कहूंगा, जो यहाँ के बिहार के नजरिए से पैसे वाले लोग हैं, आपको लग रहा है कि हमारा जीवन तो ठीक है चल रहा है, हमारा लड़का तो IIT में है, हमारा लड़का बंगलोर में है, हमारा लड़का मेडिकल पढ़ रहा है। आपका दुर्दशा गरीब आदमी से भी ज्यादा है। गरीब का जो बच्चा है वो तो गया है बाहर मजदूरी करने, जब उस जवानी उसकी खत्म हो जाएगी, शरीर का ताकत खत्म होगा, वापस आएगा, अपने गांव में रहेगा। जो अच्छे भले घर के लड़के हैं, एक बार पढ़कर बाहर चले गए, तो लिख के ले लीजिए, अब आपका लड़का बच्चा आप यहाँ वापस लौट कर आने वाला नहीं, आने वाला नहीं आपका बच्चा। हमारे बाबूजी भी बहुत घर बनाए, हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, बहुत घर बनवाए हैं बड़ा बड़ा, वहां दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं। आप जिनके घर में बैठे हुए देख लीजिए, इनको कोई पैसे की कमी नहीं है, जिनके यहाँ भी कोई मैनेजर लोग ही चला रहे हैं, कोई यहाँ लौटने वाला नहीं। अगर आपका लड़का बहुत काबिल है, आप बुढ़ापा में भगवान न करे बीमार पड़ जाइएगा, तो दिल्ली बंगलोर कहीं किसी फ्लैट में आपका जीवन बीतने वाला है। इसलिए अगर आप पैसा कमा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी ज्यादा जिम्मेवारी है कि समाज को सुधारने के लिए कुछ कीजिए, नहीं तो जो आज बना रहे हैं ये आपके बच्चों के हाथ नहीं लगने वाला है। हम लोग सेकेंड जनरेशन है, बाबूजी कमाए हैं तो अभी फिर भी दर्द है, नहीं बेच रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, घर ढिमला रहा है लेकिन बेच नहीं रहे हैं। हमारा लड़का जो कभी बिहार आया ही नहीं, जानता ही नहीं है कि पूर्णिया कहाँ है, सासाराम कहाँ है, वहीं अमेरिका में बैठे बैठे बेच देगा कि 20 करोड़ रुपया मिल रहा है, चलो हटाओ किनारे, तो क्या करना है। इसलिए अगर आप अपने को प्रबुद्ध मानते हैं, पैसे वाला मानते हैं, तो कुछ समाज के लिए कीजिए, क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा बिहार डूबेगा, जहाज डूबेगा तो उस पर बैठा हुआ आदमी डूबेगा। ये मत समझिए कि हम बच जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला। अंतिम बात, प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के ही आदमी को पड़ेगा। कोई तमिलनाडु से आकर सुधारने वाला नहीं है। तय आप कर लीजिए कि आपको सुधार करना है कि नहीं करना है, और बिल्कुल सुधार किया जा सकता है। साइंस कहता है कि सिर्फ किसी भी समाज को बदलने के लिए 3% लोगों को एकाग्र होकर एक मत होना है। 3% लोग किसी भी समाज को बदल सकते हैं। ये मानव सभ्यता का डेटा बता रहा है। पिछले 2000-3000 साल में जिस भी समाज में 3% लोग इकट्ठा हो गए किसी आइडिया के पीछे, उन्होंने समाज को पलट दिया। आज सोच रहे हैं कि समाज में अंतिम आदमी जनसुराज से जब जुड़ेगा तब बिहार सुधरेगा। जब भी आपको लगे कि भैया हम तो गांव में जाते आधा आदमी जनसुराज नहीं जानता है, तो जरा याद कीजिए कि जब 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ, आजादी से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है। उस दिन भी अंग्रेज कम से कम आधे भारतीय अंग्रेजों के पेरोल पर नौकरी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? उस दिन भी अंग्रेजों के नौकर थे कि नहीं थे? जब जान रहे कि हार गया चला जा रहा है, उस दिन भी अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर रहे थे, उस दिन भी अंग्रेजों को कहने पर गोली चला रहे थे। तो 100% आदमी समाज में नहीं सुधर सकता है। आप अपना देखिए, आप सुधरिए, अपने साथ जितने लोगों को सुधारना चाहते हैं वो सुधारिए। 10 में 3 आदमी भी अगर मान जाए तो व्यवस्था परिवर्तन होना ही होना है। मोदी जी को कितना वोट दिए मिला? 31%। 31% का मतलब क्या हुआ? 10 में 3। 10 में 3 आदमी अगर आपको वोट दे रहा है तो आप चुनाव जीत जाइएगा। 2014 में मोदी जी के जो आपको आंधी दिखता है उसको 10 में 3 आदमी उनको वोट दिया था। 2019 में 10 में 3.5 आदमी, 3.5 आदमी वोट दिया था। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि एक एक आदमी जानेगा तब जगेगा। आप जगिए, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनको जगाइए और बिहार को सुधारने में कुछ योगदान कीजिए। अच्छा लगे तो ठीक है, अनंत एक्सपायरी दवा खाते रहिए, मजा लेते रहिए। बहुत बहुत